हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको गुलाम वंश पढ़ा रही थी और गुलाम वंश में मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ पहले। आप मेरे इसमें चैनल में जाकर देख सकते हैं और मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं आपको गुलाम वंश पढ़ा रही थी। तो गुलाम वंश मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू किया था और उसके बाद आराम शाह और उसके बाद इल्तुतमिश, ठीक है? तो वो ये 3 जो सुल्तान हैं इनके बारे में बता चुकी हूँ 2 और वीडियो में, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो शुरू करते हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर जो बैठते हैं वो कौन है? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, ठीक है? तो आज हम बाकी जो सुल्तान बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में गुलाम वंश को फिनिश कर देंगे, ठीक है? 3 वीडियो में ये आपका संपूर्ण गुलाम वंश हो जाएगा। आप मेरी पिछली वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप शुरू से देखें तो वो अच्छे से समझ में आएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, मैंने सब इन 3 वीडियो में गुलाम वंश से खूब अच्छे से आप लोगों को समझाए हैं और पढ़ाए हैं, ठीक है? आप इनके नोट्स बनाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो आपको जो पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अगला जो है वो है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, ठीक है? तो इनका शासन कितना है? 1236 ईस्वी में, ठीक है? 1236 ही मैंने इसमें लिखा है क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3 माह ही शासन किया था गुलाम वंश में, ठीक है? 3 माह ही शासन किया था। ये कौन थे? ये इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र थे, ठीक है? इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र थे। इल्तुतमिश के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि वो कितने योग्य थे, बुद्धिमान थे, लेकिन ये अयोग्य पुत्र था। इसने क्या करता था? ये शराब के नशे में सारा धन इसने लुटा दिया था। तो मिनाज इसके बारे में कहता है कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह ने तो सारा धन शराब के नशे में लुटा दिया। मिनाज उस सिराज आपने पढ़ा था, कौन थे ये? इल्तुतमिश के समय के विद्वान है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो कितना है? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। कितना है? 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। ये इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है? तो रजिया सुल्तान जो थी वो उसकी दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है? इससे पहले कोई भी महिला वो शासिका नहीं बनी थी, ठीक है? ये इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पूछा भी जाता है कि पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। इनकी उपाधि क्या थी? उम्मदत उल निशवा। इनकी क्या उपाधि थी? उम्मदत उल निशवा इनकी उपाधि थी, ठीक है? किसकी? रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान का जन्म बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। बदायूं में क्योंकि इनके पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे, ठीक है? तो इल्तुतमिश जब इनका जन्म हुआ था वो इक्तेदार थे वहाँ के, बदायूं के। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको कहाँ का? बदायूं का इक्तेदार बनाया था। मैंने बताया था ना इक्ता व्यवस्था के बारे में। तो इक्ता व्यवस्था को जो इक्ता कौन थे? जो दूर दराज जो प्रांत थे उनके जो प्रमुख थे उनको इक्तेदार कहते थे, ठीक है? जो वहाँ की देख रेख करते थे प्रांत की, उनको इक्तेदार कहते थे। तो बदायूं का जो प्रांत था वो इल्तुतमिश को दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ठीक है? इनकी माँ का नाम क्या था? तुर्कमान खातून था। तुर्कमान खातून था। और इनकी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। गुलाम वंश में आप याद रखेंगे जो सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी राजधानी सिर्फ लाहौर रही, बाकी सबकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, ठीक है? अब देखिए इसके विरोधी कौन थे? इसके विरोधी थे निजामुल मुल्क जुनैदी। कौन थे इसके विरोधी? निजामुल मुल्क जुनैदी। आपने पढ़ा था निजामुल मुल्क जुनैदी कौन थे? उस टाइम पर ये वजीर थे, ठीक है? इल्तुतमिश के समय में क्या थे? वजीर। वजीर कौन होते हैं? जो राजा के करीबी होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री की तरह वजीर। तो ये कौन थे? जुनैदी थे। ये विरोधी क्यों थे? क्वेश्चन आता है कि ये विरोधी क्यों थे? ये विरोधी इसलिए थे, ये पुरुष मानसिकता वाले व्यक्ति थे, ठीक है? तो इनका ये मानना था कि अब महिला जो हैं वो हमारे ऊपर शासन करेंगी, क्या हम महिलाओं के अंडर काम करेंगे, है ना? तो ये इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और जो इल्तुतमिश थे उनका जो पुत्र था नासरुद्दीन महमूद, वो मंगोल आक्रमण में मारा गया था। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो उनके और पुत्र थे वो सब अयोग्य थे। जैसे हमने ऊपर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के बारे में पढ़ा था, ये भी क्या था? अयोग्य पुत्र था। ऐसे ही इनके कोई भी योग्य पुत्र नहीं थे, किसी में भी ऐसी योग्यता नहीं थी जिसको गद्दी पर बैठाया जाए। तो इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को ही चुना था कि ये मेरी बेटी है जो गद्दी पर बैठेगी, ठीक है? तो ये निजामुल मुल्क जो जुनैदी थे ये बहुत ज़्यादा इनके विरोधी थे। ये चाहते थे कि कोई स्त्री उस पर राज ना करे, किसी गद्दी पर ना बैठे और हम उसके अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है? ये उस टाइम की बात चल रही है 1236 की ईस्वी और 1240 ईस्वी की बात चल रही है, ठीक है? अब आ गया 2026 और अब भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता देखने को मिल जाती है जिनको ये शर्म लगती है कि हम महिलाओं के अंडर, अगर महिला हमारी बॉस है तो हम उसके अंडर काम नहीं करेंगे। बहुत सी जगह है वैसे, कुछ कम भी हुआ है, लेडीज़ें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, तो लोग उनके साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी मानसिकता को रखते हैं। चलो उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? तो समर्थक समर्थक कौन थे इनके? याकूत, ठीक है? कौन थे? याकूत, जिनको उपाधि दी गई थी अमीर आखुर की। इसकी अमीर आखुर की, ये इसके समर्थक थे, ठीक है? और इनको उपाधि दी गई थी अमीर आखुर की। ये अस्तवल के वो थे, प्रमुख थे, ठीक है? अस्तवल के प्रमुख थे कौन? याकूत,
ठीक है। जब ये रजिया सुल्तान जब जाती थी घोड़े पे बैठ के, तो याकूत क्या करता था, अपने हाथों पर इनके पैर रखता था रजिया सुल्तान के, और इसको ऊपर उस पर घोड़े पे तब चढ़ाता था। तो कुछ लोग ये भी मानते थे कि याकूत का प्रेम प्रसंग था किसके, रजिया सुल्तान के साथ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। और एक था एतगिन। एतगिन कौन था, एतगिन भी एक इक्तेदार था। ठीक है, ये इसके समर्थक थे। अब विवाह किससे किया था रजिया सुल्तान ने, विवाह किया था भटिंडा के सूबेदार, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से किया था। किससे, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से किया था इन्होंने विवाह। उसके आगे देखें, इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना जो रजिया सुल्तान के बाद, ये थे बहराम शाह। कौन बने थे, बहराम शाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये क्वेश्चन उसमें पेपर में। मृत्यु हुई थी इनकी कैथल में, हरियाणा में। ठीक है, किसकी मृत्यु, रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी कैथल में, हरियाणा में। ठीक है, ये सब था किसके, रजिया सुल्तान के बारे में। ये सारे टॉपिक मैं आपको क्रम वाइज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कौन कौन शासक कब कब हुए हैं। इसमें कुल गुलाम वंश में 11 शासक हुए हैं। तो 11 शासकों में आपको सीरियल से पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी कोई भी टॉपिक ले लिया है, मैं आपको ये सीरियल से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको सीरियल में ये सब कुछ फैक्ट्स याद हो जाएं अच्छे से, और आपको क्रम भी याद रहे। ठीक है, कौन सा शासक कब आया है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं बहराम शाह। कौन आते हैं, बहराम शाह। रजिया सुल्तान के बाद किसको गद्दी पर बैठाया जाता है, बहराम शाह को। ठीक है, तो बहराम शाह कौन थे, बहराम शाह भी इल्तुतमिश का क्या था, पुत्र था। ठीक है, पहले इनको नहीं बैठाया गया था, इन पुत्रों में योग्य समझा गया था पुत्री को, रजिया सुल्तान को, तो इनको बैठाया था। लेकिन जो उनके विरोधी थे, उन्होंने विरोध कर करके रजिया सुल्तान को गद्दी से उतार दिया था। रजिया सुल्तान ही वो थी जिन्होंने लाल वस्त्र पहन के, जो उसकी शुक्रवार की नमाज होती है उसके बाद लाल वस्त्र पहन के, जो न्याय का प्रतीक होता है, वो जनता के सामने पहुंची थी, और उन्होंने बोला था कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी के रूप में चुना है, और आप लोग मुझे स्वीकार करें। तो सभी लोगों ने क्या किया था, उनका समर्थन किया था। लेकिन जो मैंने आपको बताया थे ना, जो चहलगानी तुर्क थे, 40 अमीरों का जो ग्रुप था, तो वो लोग इनके विरोधी थे। तो उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान को गद्दी से उतार दिया, और उसके बाद बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। तो बहराम शाह का क्या है समय, 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक इनका समय है। ठीक है, तो बहराम शाह को चहलगानी तुर्कों ने गद्दी पर बैठाया। इसने एतगिन की हत्या करवाई थी। ठीक है, एतगिन की हत्या करवाई थी, क्योंकि इसी के कहने पर बहराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया को कैद करवाकर मरवा दिया था। एतगिन क्या कर रहा था, वो चालाकी दिखा रहा था। ठीक है, पहले तो वो समर्थक था, लेकिन वो चालाकी दिखा रहा था कि रजिया सुल्तान को गद्दी पे से उतरवा दिया। ठीक है, फिर बहराम शाह के हाथों रजिया सुल्तान को मरवा दिया। तो बहराम शाह को ये लग रहा था, भाई ये तो बहुत चालाकी कर रहा है, ऐसा ना हो कि आगे यही मुझे मरवा दे। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह। ये थे 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक। ठीक है, बहराम शाह की मृत्यु के बाद चहलगानी तुर्कों ने गद्दी पर बैठाया। ठीक है, ये तुर्कों के हाथों में ही शासन चल रहा था। ये अमीर जो थे, अमीर का मतलब अमीर गरीब से नहीं है, अमीर का मतलब जो ऊंचे पदों पर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बहराम शाह की मृत्यु के बाद, बहराम शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नासरुद्दीन महमूद। इसके बाद क्या है, नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, एक नासरुद्दीन महमूद, कंफ्यूज मत होइएगा। एक नासरुद्दीन महमूद थे इल्तुतमिश के पुत्र, जो मंगोल आक्रमण में मारे गए थे, और जिनकी याद में वो सुल्तानगढ़ी महल बनवाया था। ठीक है, मैंने पीछे बताया हुआ है, आप उसको पढ़ें ढंग से। तो इनका जो ये पुत्र थे, यानी कि पोते थे, तो इनका समय था 1246 से लेकर 1266 ईस्वी। ठीक है, तो यह धार्मिक प्रवृत्ति का था, और स्वयं कुरान की नकल लिखकर अपना खर्च चलाता था। कौन, नासरुद्दीन महमूद। ये कैसा था, ये धार्मिक प्रवृत्ति का था। ठीक है, इसलिए इनको नासरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आदर्श सुल्तान की उपाधि किसको दी गई है, आदर्श सुल्तान की उपाधि नासरुद्दीन महमूद को दी गई है। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद ये पुत्र है, उसको दी गई है। इल्तुतमिश का पुत्र, उसको दी गई है, पुत्र को नहीं, पुत्र को दी गई है। ठीक है, और आदर्श सुल्तान की उपाधि दी किसने, वो दी है मिनहाज उस सिराज ने। किसने दी है, मिनहाज उस सिराज ने नासरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान की उपाधि दी है। ठीक है, इनको दरवेश राजा भी कहा गया है। दरवेश राजा क्यों कहा गया, इनकी धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनको दरवेश राजा भी बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखें, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। इसके समय में बलबन का आपने नाम सुना होगा। देखिए, गुलाम वंश में एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, एक रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और बलबन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन चारों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनको आप ढंग से समझें। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके समय में बलबन जो था नायाब ममलकात के पद पर था। किसके समय में, नासरुद्दीन महमूद के समय में बलबन नायाब ममलकात के पद पर था। नायाब ममलकात का मतलब था राजा का उपशासक, मतलब राजा के बाद जिसका नाम आता था वो नायाब ममलकात होता था, उसका पद होता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पद था। उसके बाद बलबन ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, महमूद से कर दिया था। बलबन ने किया था अपनी पुत्री का विवाह महमूद से कर दिया था। किससे, नासरुद्दीन महमूद से कर दिया था। ठीक है, जब उसकी नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद कौन बैठा था गद्दी पर, बलबन। अब आता है बलबन का शासनकाल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बलबन को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, देखिए बलबन का जो मूल नाम था वो क्या था, बहाउद्दीन बलबन। क्या नाम था, बहाउद्दीन बलबन। मूल नाम जो बचपन से चला आ रहा था।
तो क्या नाम था उसका? बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, उसके बाद शासक बनने के बाद उसका, जब वो सुल्तान बन गया तो उसका नाम क्या हो गया? गयासुद्दीन बलबन। ये भी पूछा जाता है कि बलबन का जो मूल नाम था वो क्या था? वो बहाउद्दीन बलबन था, और जब वो सुल्तान बन गया था तो उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अब इसकी उपाधियाँ क्या क्या थी बलबन की, ये भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई उपाधि। देखिए उलूग खां, इसकी उपाधि क्या है? उलूग खां की उपाधि। उलूग खां की उपाधि, इसका मतलब क्या? महान खां। इसका मतलब क्या है? महान खां। उसके बाद नियाबत खुदाई, ये बहुत पूछा जाता है, नियाबत खुदाई। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नियाबत खुदाई का अर्थ क्या है, या ये पूछ लिया जाता है कि ये नियाबत खुदाई जो उपाधि है वो किस सुल्तान की है। ठीक है, तो किसकी है? ये उसकी है, बलबन की है। और इसका मतलब क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि। सही कर लेना इसको, ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है, एक इसकी उपाधि क्या है? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, ईश्वर की प्रतीक्षा है। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उलूग खां की उपाधि नियाबत खुदाई की और जिल्ले इलाही की। इतना उलूग खां नहीं पूछा जाता है जितना नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही की उपाधि पूछी जाती है। तो किसकी उपाधि थी? ये बलबन की उपाधि थी। ठीक है, आगे देखें। ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि मैंने अब गुलाम वंश को कंप्लीट कर दिया है 3 वीडियो में, 2 ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो अब मैंने ये गुलाम वंश पूरा कर दिया है। ठीक है, तो सैम को अफरासियाब वंश का बताता है। कौन कौन बताता है? बलबन। सैम को अफरासियाब वंश का बताता है। ठीक है, ये बहुत ही ऊंचा वंश था, तो इसलिए वो बलबन कहता है कि मैं इस उच्च वंश का हूँ। ठीक है, वो निम्न जाति से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था? ये राजत्व सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया भी आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राजत्व सिद्धांत क्या था? देखिए, नंबर 1, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी इसने। रक्त एवं लोह की नीति। रक्त एवं लोह की नीति से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि युद्ध हमें चाहे कैसे भी जीतना पड़े, चाहे हमें कितनी ही हिंसा या क्रांति या लड़ाई करनी पड़े, कितनों को मारना पड़े, काटना पड़े, खून बहाना पड़े, रक्त एवं लोह की नीति। ठीक है, हमें विजय प्राप्त करनी है, तो इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। और तुर्कान चहलगानी का दमन किया था। मैंने आपको बताया था ना, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी बनाए थे, यानी कि 40 सरदारों का ग्रुप बनवाया था। ठीक है, तो बलबन जो था वो इल्तुतमिश के समय भी था, नासुद्दीन महमूद के समय भी था, उससे पहले भी था। ठीक है, रजिया के समय में भी था। तो वो इस चीज़ को देखता आ रहा था कि मतलब ये जो 40 सरदार हैं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरीके से एक दूसरे को भिड़वा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं या मार रहे हैं, तो इस वजह से इसने इसको ही क्या कर दिया? इसका दमन कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखें, अगला देखें। नायाब ममलकात की पद की समाप्ति की। जो नायाब ममलकात पद बनाया गया था, ठीक है, ये किसके समय में बनाया गया था? बहराम शाह के समय में बनाया गया था। ठीक है, और एतगिन को सबसे पहले नायाब ममलकात के पद पर रखा गया था। ये भी पूछा जाता है कि ये बहराम शाह के समय में नायाब ममलकात पद बनाया गया था। ठीक है, और सबसे पहले किसको इस पद पर रखा गया था? एतगिन को। ठीक है, एतगिन कौन था? इक्तेदार था। तो वजीर के अधिकार कम कर दिए, वजीर के अधिकार। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री की तरह होते हैं ना राजा के साथ, तो उसके वजीर के जो अधिकार थे वो कम कर दिए। नायाब ममलकात का पद समाप्त कर दिया। ये चालाक था बहुत ज़्यादा, कि ऐसा ना हो कि मैं अब गद्दी पे बैठा हूँ तो ये भी मेरा भी काम तमाम कर दें। ठीक है, तो इस वजह से इसने इन सबको समाप्त कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो क्या है? ईरानी प्रथा, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस को इसने शुरू किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिजदा और पैबोस का प्रारंभ किसने किया था? तो वो बलबन ने किया था। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये सिजदा और पैबोस कहाँ की प्रथा थी? तो ये ईरान की प्रथा थी। ठीक है, हर तरीके से आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासनिक सुधार। सिजदा और पैबोस क्या था? सिजदा और पैबोस था कि राजा को नीचे झुके एकदम दंडवत प्रणाम करना, नीचे झुक के लेट कर पैरों में गिरकर प्रणाम करना, ये था सिजदा और पैबोस। चलो आगे देखिए, प्रशासनिक सुधार क्या किए थे इसने एकता व्यवस्था में सुधार किया था। एकता व्यवस्था किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी, बताया था ना पिछले वीडियो में, देखेंगे तो आपको पता चल जाए। एकता व्यवस्था चलाई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था? इक्तेदारों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, मैंने बताया था ना कि इक्तेदार, वो एकता व्यवस्था चलाई थी इल्तुतमिश ने, तो उसने क्या किया था? अलग अलग प्रांतों में इक्तेदार नियुक्त कर दिए थे। जैसे बदायूं में कौन था? इल्तुतमिश खुद था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ठीक है, ऐसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे अलग अलग प्रांतों में इक्तेदार नियुक्त कर दिए थे, जो वहाँ के राजस्व को इकट्ठा करते थे और राजा तक पहुँचाते थे। मतलब केंद्र में रह के ही राजा का नियंत्रण उन प्रांतों पर रहता था। ठीक है, अब इक्तेदार क्या करने लगे थे? चालाकी करने लगे थे, पैसे को बचा के रखने लगे थे। जो पूरा पैसा होता था वो राजा को नहीं पहुंचाते थे, तो इसलिए बलबन ने क्या किया? उनके ऊपर भी एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, जिसको क्या बोलते थे? ख्वाजा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, किसने ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसके इक्तेदारों पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, तो वो कौन था? बलबन। आगे देखो, सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सैन्य विभाग की स्थापना की थी, और इसके प्रमुख को किसको बनाया था? इमादुल मुल्क को बनाया था। किसको बनाया था? इमादुल मुल्क। इसकी उपाधि क्या थी? रावते अर्ज। ठीक है, अभी 2022 का जो एग्जाम हुआ है ना, उसका TGT का 3 जून को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि बलबन ने सैन्य विभाग की जो स्थापना की थी उसका प्रमुख किसको बनाया था, तो इमादुल मुल्क को बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है, जो इतिहास के बच्चे हैं वो जानते होंगे। अगला देखें, चौथा, गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। गुप्तचर विभाग मतलब गुप्त रूप से पूरे प्रशासनिक इकाई को देखना, जो भी व्यवस्थाएं थी उन पर नज़र चुपके से रखना और राजा को उसके बारे में बताना। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी बलबन ने, और इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1287 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी, 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बलबन ने मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र महमूद का पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनवाया था। इसका जो पुत्र था ना, ये महमूद मंगोल आक्रमण में मारा गया था। तो इसने अपने पुत्र को, यानी कि महमूद के पुत्र के खुसरो को, यानी कि पौत्र को क्या किया था, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था कि मेरे मरने के बाद के खुसरो गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। किसका पुत्र था, महमूद का पुत्र था। लेकिन जो वो थे अमीर लोग थे, जो वो थे चहलगानी थे, तुर्क थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैकुबाद को बनाया, ठीक है, कैकुबाद को बनाया। 1287 से लेकर 1290 इसका कैकुबाद का समय है। और कैकुबाद दिल्ली के अधिकारी जो थे नासरुद्दीन ने कै खुसरो की बजाय बलबन के दूसरे बेटे पुत्र को क्या किया था, कैकुबाद को गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। जो दिल्ली के अधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, नासरुद्दीन ने, कौन था वो, नासरुद्दीन, दिल्ली के अधिकारी नासरुद्दीन ने कै खुसरो की बजाय बलबन का दूसरा बेटा कौन था, बुगरा खां, ठीक है, बुगरा खां दूसरा बेटा था, उसके बेटे कैकुबाद को गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था कि भाई ये मेरे मरने के बाद ये उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। तो वो कौन था, कै खुसरो था। आगे देखें, लास्ट है भाई आपका क्यूमर्स। ये लास्ट में ये बसता है क्यूमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक है। तो कैकुबाद को क्या हो गया था, लगवा मार गया था, और तब उसके 2.5 साल के बेटे को शमसुद्दीन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है, गद्दी पर बैठा दिया था। और सत्ता का संकेंद्रण, यानी कि सत्ता जो सौंप दी गई थी वो किसको, मलिक कच्छन और मलिक सुरखा को के हाथ में सौंप दी गई थी, ठीक है। मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथों में सौंप दी गई थी। ये कौन थे, अमीर तुर्क थे, इनके हाथों में इनका सत्ता का संकेंद्रीकरण, अब ये ही इनकी नज़रों में ही ये सत्ता चल रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका गुलाम वंश समाप्त हो गया है। मैंने 3 वीडियो बना दी हैं, आप जाकर इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू।